हेलो नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से विद्या जॉन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको विदित है कि अपन आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए यहाँ पर प्रीवियस पेपर को हल कर रहे हैं और इस श्रृंखला में ये अपना चौथा वीडियो है। इससे पहले 3 पेपर को अपन सॉल्व कर चुके हैं, यानी कि फर्स्ट पेपर जो कि जीके और साइकोलॉजी उसमें पूछा जाता है, उस पेपर को अपन यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। आज अपन सॉल्व करेंगे 2016 की जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड की भर्ती थी उसका पेपर, जिसका आयोजन 26/4/2017 को किया गया था। उस पेपर को आज अपन इस वीडियो में इस सेशन में सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा और आपको ये अंदाज़ा लगेगा कि आपके एग्ज़ाम में किस प्रकार का प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार का पैटर्न यहाँ पर आरपीएससी का रहता है। ये सभी बातें आज आपको जानने को मिलेगी, तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा और अपन 1 बाय 1 करके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जिनका संबंध करंट अफेयर से होगा उनको अपन वर्तमान से जोड़कर देखेंगे कि वर्तमान में इससे संबंधित क्या पूछा जा सकता है, और जो आपके फैक्ट हैं उनकी बात भी अपन करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर अगर बात करते हैं तो ये आपके 26/4/2017 को आयोजित हुआ पेपर है। 2016 की भर्ती थी और इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है कि केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट 2011, कौन सी रिपोर्ट है? 2011 की रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में सुरक्षित जल के भंडार कितने खंडों में है, यानी कि उनके विकास खंडों की संख्या कितनी है जिसमें सुरक्षित जल भंडार पाए जाते हैं। तो साथियों, यहाँ पर बात करें तो इसका आंसर आपके 25 हो जाएगा। 25 विकास खंडों की संख्या है जहां पर सुरक्षित जल भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, लसाड़िया या लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? लसाड़िया का पठार है, देखो इंग्लिश वाले प्रश्न मैंने थोड़े से इसको जूम करके साइड कर दिया है, अपने को हिंदी वाले ही देखना है इसलिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बात करें तो लसाड़िया के पठार की बात करें तो ये कौन से जिले में राजस्थान के स्थित है? तो ये राजस्थान के उदयपुर जिला। राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से है जैसलमेर। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर आपसे पूछे तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व जैसलमेर का है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो उदयपुर आपका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, कोटा श्रीगंगानगर। तो ये आपके उदयपुर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए तीसरा प्रश्न है, कौन सी लवणीय झील नहीं है, यानी कि कौन सी है वो मीठे पानी की झील है, ये आपसे पूछा जा रहा है। लवणीय नहीं है तो क्या है? मीठे पानी की झील है। अब देखो, लवणीय झीलें, खारे पानी की झीलें कौन कौन सी है? तो एक आपके सांबर है, एक आपके डीडवाना है, एक आपके कावोद है, एक आपके पचपदरा है, एक आपके लूणकरनसर है, लूणकरनसर। तो ये सारी आपके कौन सी जिले हैं? ये खारे पानी की झीलें। तो डीडवाना आ गई, इसमें खारे पानी की है, पचपदरा खारे पानी की है, कावोद खारे पानी की। तो कौन सी बची? कोलायत झील, जो कि कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में स्थित है। और जो आपके यहाँ पर कोलायत है, ये सांख्य दर्शन के प्रणेता, कौन से दर्शन के? सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि की तपोभूमि है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि मावठ वर्षा किससे होती है, वह है? तो देखिए, मावठ वर्षा, इसके बारे में कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी। पहले तो ये कि ये शीत ऋतु में होती है वर्षा। कौन सी ऋतु में होती है? शीत ऋतु में होती है। और इस वर्षा को कहा जाता है, रबी के लिए फायदेमंद माना जाता है। तो रबी के लिए इसको गोल्डन ड्रॉप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोल्डन ड्रॉप्स इसको कहा जाता है रबी की फसल के लिए। तो इसका जो है वो उत्पन्न क्यों होती हैं, ये किसके कारण आती हैं? तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून नहीं करना है इसको, आपको पश्चिमी विक्षोभ करना है। तो पश्चिमी विक्षोभों के कारण मावठ आती है। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपके सामने है नदियों से संबंधित।
तो इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से आपको सुमेलित करना है। तो साबी की सहायक कौन सी है, काकनी की सहायक कौन सी, बाणगंगा, अच्छा उद्गम स्थल पूछा है तो उद्गम स्थल आपको सुमेलित करना है। तो यहाँ पर देखिए साबी आपके सेवर की पहाड़ियां भरतपुर से निकलती हैं। काकनी की बात करें तो ये आपके कोटड़ी गांव से निकलती हैं। बाणगंगा की बात करें तो ये आपके बैराठ से निकलती हैं, बैराठ की पहाड़ियां जयपुर से। और कांतली है वो खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। तो फर्स्ट आपके हो जाएगा इसमें, ए में फर्स्ट हो गया, बी में आपके फोर्थ हो गया, और सी में आपके सेकंड हो गया, और डी में आपके थर्ड हो गया। तो फर्स्ट फर्स्ट और फर्स्ट के बाद फोर्थ, सेकंड और थर्ड, सेकंड ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए आपके सामने कि राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन ने किस कूट का प्रयोग किया है। कौन सी जलवायु है, उष्ण मरुस्थलीय जलवायु। ठीक है, तो यहां पर देखो AW दे रखा है। AW का मतलब है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र प्रदेश, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र प्रदेश। फिर है BSHW की बात करें तो ये है अर्ध शुष्क प्रदेश। ये कौन सा है, अर्ध शुष्क प्रदेश। BWHW की बात करें तो ये है उष्ण शुष्क प्रदेश। ये कौन सा है, ये है उष्ण शुष्क प्रदेश। और CWG की बात करें तो ये मानसूनी वर्षा वन, मानसूनी वर्षा क्षेत्र, मानसूनी वर्षा क्षेत्र। तो आपसे पूछा जा रहा है उष्ण मरुस्थलीय। तो उष्ण मरुस्थलीय की अगर बात करें तो किस में आ जाएगा, उष्ण शुष्क में आ जाएगा। मरुस्थल का मतलब क्या, वहां पर शुष्क जलवायु है। तो यहां पर बिल्कुल आ जाएगा BWHW, उष्ण शुष्क प्रदेश। बिल्कुल सी ऑप्शन आपका, थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। सिक्स्थ में 7th प्रश्न आपको दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। तो देखिए प्रश्न है विंध्यन कगार भूमि किन नदियों के मध्य स्थित है। विंध्यन कगार भूमि, तो विंध्यन कगार भूमि की अगर बात करें तो यहां पर चंबल और बनास के मध्य स्थित है। कौन सी नदियों के मध्य है, चंबल और बनास के मध्य स्थित है विंध्यन कगार भूमि। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये भी आपके नदियों से संबंधित है और इसमें सहायक पूछा जा रहा है। नदियों से ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं भाई इस 2016 में। तो यहां पर देखिए नदियों में आपसे पूछा जा रहा है माही। तो माही की सहायक कौन सी है ये आपको बताना है। तो माही की सहायक कौन सी है, जाखम। लूनी की सहायक सुकड़ी। बनास की सहायक मेज नहीं है। चंबल की सहायक कौन सी है, पार्वती। तो बिल्कुल यहां पर आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, जो कि सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला है कि कौन सी राजस्थान की अंतः प्रवाही नदी नहीं है। अंतः प्रवाही नदी नहीं है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो अंतः प्रवाही कौन कौन सी है, एक कांतली है, काकनी है, गग्गर है। ये सब कौन सी है, ये सब की सब अंतः प्रवाही नदियां हैं। तो ये सागी जो है ये अंतः प्रवाही नहीं है। थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सांबर झील में नहीं गिरने वाली नदी कौन सी है। सांबर झील में नहीं गिरने वाली, तो मेंढा, खंडेला, रूपनगढ़ ये सब सांबर झील में गिरती हैं, लेकिन कांतली नदी है वो सांबर झील में नहीं गिरती हैं। सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रामसर कन्वेंशन के अनुसार निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य वेटलैंड के रूप में चयनित किया गया है। वेटलैंड आर्द्र भूमि जिसको कहते हैं, वेटलैंड नम भूमि आर्द्र भूमि के रूप में चयनित किसको किया गया है ये आपको बताना है। तो देखिए रामसर साइट राजस्थान की कौन कौन सी है। तो यहां पर ऑप्शन दिए गए उसमें से तो एक ही है केवलादेव, और एक आपके है सांबर झील। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि राजस्थान के निम्न बेसिनों में से कहां अधिकतम बीहड़ भूमि पाई जाती है। बीहड़
बीहड़ कौन सी नदी में है, कौन सी नदी इससे संबंधित है, बीहड़ों से संबंध किसका है? तो एक ही नदी है राजस्थान की, और जो है चंबल। चंबल नदी सर्वाधिक बीहड़ का निर्माण करती है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नदियों से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि कौन सा राजस्थान में वन मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? मरुस्थलीकरण का कारण कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। अतिचारण मरुस्थलीकरण होता है, वनोन्मूलन मरुस्थलीकरण होता है, जनसंख्या दबाव, तो ये मरुस्थलीकरण का कारण है क्या? तो बिल्कुल ये भी मरुस्थलीकरण का कारण है। तो ये तीन तो है जिनसे मरुस्थल बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? मरुस्थलीकरण हो रहा है। लेकिन एक जो सौर ऊर्जा का उत्पादन है, इससे सौर ऊर्जा उत्पादन, इससे मरुस्थलीकरण नहीं बढ़ रहा है, मरुस्थलीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी लगती है? तो पाकिस्तान के जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा उसको किस नाम से जाना जाता है? रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। और ये कितनी लगती है? तो ये 1070 किलोमीटर लगती है। ये आपको ध्यान में रखना है। किस किस से लगती है? तो ये श्रीगंगानगर है, इधर श्रीगंगानगर के बाद में आता है बीकानेर, और बीकानेर के बाद में बीकानेर की 168 किलोमीटर सबसे कम लगती है। उसके बाद में आता है जैसलमेर, जिसकी सर्वाधिक लगती है। उसके बाद में आता है बाड़मेर। ठीक है, तो ये इनसे आपके पाकिस्तान की रेड क्लिफ रेखा साझा होती है। नेक्स्ट है आपके सामने, राजस्थान में किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से संयुक्त है? तो देखिए, मध्य प्रदेश से अगर बात करें तो किस जिले की सीमा है वो संयुक्त है? सिरोही, भरतपुर, डूंगरपुर, झालावाड़, किससे लगती है मध्य प्रदेश की सीमा? तो मध्य प्रदेश की सीमा की अगर बात करें तो भरतपुर ऊपर रह जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश के पास में है, और डूंगरपुर भी इधर रह जाता है, गुजरात की सीमा में आ जाता है। सिरोही भी गुजरात की सीमा में आ जाता है। झालावाड़ है, इसकी सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। तो 15वें में आपके लास्ट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि जुता हुआ खेत के प्रमाण निम्न में से किस प्रस्थल से मिले? तो ये मिले हैं आपके कालीबंगा से। 16 में सेकंड ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियां, और यहां से आपको क्या मिला है? जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। आड़ सभ्यता उदयपुर में है, गणेश्वर सभ्यता सीकर में है, बैराट सभ्यता जयपुर में है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है कि कौन सी वस्तु आड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? कौन सी वस्तु है वो आड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, चावल आड़ सभ्यता से है, कृष्ण लोहित मृद भांड है, तांबे की वस्तुएं हैं, चित्रित दूसरा मृद भांड, ये आड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है। फोर्थ ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए आपके सामने है कि प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? तो ये कौन सा प्रतिहार वंश का कौन सा शासक था जिसने राजधानी है वो मंडोर से स्थानांतरित करके कहां पर की थी? मेड़ता की थी। तो ये था नागभट्ट प्रथम। कौन था? नागभट्ट प्रथम। बिल्कुल थर्ड ऑप्शन आपका आंसर हो जाए। नेक्स्ट है कि प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है। किन अभिलेखों में प्रतिहारों को क्या कहा गया है? गुर्जर कहा गया है। कौन कौन से अभिलेखों में कहा गया है, ये आपको बताना है। कौन कौन से अभिलेखों में गुर्जर कहा गया है प्रतिहारों को? तो बिल्कुल आपके सभी में कहा गया है। नीलगुंड, देवली, राधनपुर, कराड़, ये सभी में कहा गया। फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ललित विग्रहराज की रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था? तो पहला ऑप्शन विग्रहराज चतुर्थ बीसल देव जिनको कहा जाता है। नरपति नाहले ने लिखा था बीसल देव रासो, और
विसल देव या विग्रहराज चतुर्थ की बात करें तो चौहानों के स्वर्णिम युग कहा जाता है इनके शासनकाल को, और इन्हीं के द्वारा आपके हरिकेली नाटक की रचना की गई थी। तो ये भी आपको पूछा जाता है कई बार। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अरुणराज के द्वारा आना सागर झील का निर्माण करवाया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए आपके सामने है कि 1300 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया था? 1300 ईस्वी के रणथंभौर आक्रमण के दौरान। तो रणथंभौर आक्रमण के दौरान अगर बात करें तो कौन सा सेना नायक है वो मारा गया था? तो यहाँ पर सेना नायक थे उलुग खां और नुसरत खां। जहां पर नुसरत खां मारा गया था, ये आपको ध्यान में रखना, सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नुसरत खां यहाँ पर मारा गया था। और रणथंभौर में ही आपकी बात करें तो यहाँ पर हमीर देव चौहान का नाम आपने सुना होगा। हमीर देव ने क्या किया था? यहाँ पर केसरिया किया था, और इसकी पत्नी रंग देवी या रंगा देवी जो भी है, इसके द्वारा यहाँ पर जौहर किया गया। राजस्थान का एकमात्र जल जौहर इसकी बेटी के द्वारा किया गया था, पद्मला तालाब में कूदकर। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। और आपको क्या ध्यान में रखना है कि ये जौहर और केसरिया जहाँ पर हो जाता है तो उसको बोला जाता है साका, और ये राजस्थान का प्रथम शाका है वो कहाँ पर हुआ था? रणथंभौर में हुआ था। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है कि कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? तो ये आपको कूट दिए गए हैं। ईडर का कौन था? राजा भारमल। तो कौन लड़े थे ये आपको बताना है। वीरमदेव मेड़तिया, बिल्कुल ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड लड़े थे। राव बीका नहीं लड़ा था। राव लोणकरण भी नहीं लड़ा था। तो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा 22 में। ठीक है, राजा भारमल, वीरमदेव यही लड़े थे दिए गए ऑप्शन में से। यहाँ पर बीकानेर से कल्याणमल आया था, है ना? बीकानेर से कौन आया था? कल्याणमल आया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया, जो मेवाड़ की राजधानी रहा, कब तक रहा? जो मेवाड़ की राजधानी है वो कब तक रहा था, ये आपको बताना है। तो ये 1615 ईस्वी तक मेवाड़ की राजधानी रहा था। महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया, और चावंड मेवाड़ की राजधानी 1615 ईस्वी तक रही थी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से उन नेताओं को चुनिए जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया था। तो बिजोलिया किसान आंदोलन की बात करें तो साधु सीताराम दास ने लिया ही था। ठीक है, और इसी के साथ विजय सिंह पथिक थे। माणिकीलाल वर्मा ने भी भाग तो लिया था। नारायण जी पटेल ने भी भाग लिया था। तो चारों के चारों ने आपके भाग लिया था बिजोलिया किसान आंदोलन में। फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो 25वां प्रश्न है आपके सामने। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1944 में। कब हुई? 1944 में डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। प्रजामंडल से निश्चित प्रश्न आपके हर बार पूछा जा रहा है, आप जरूर इसको पढ़ लीजिए। जितने भी प्रजामंडल हैं उसके संस्थापक यानी कि किसके द्वारा स्थापना और कब की गई, बस ये दो चीजें ही आपको पढ़नी है। नेक्स्ट है कि कौन महंत प्यारेलाल हत्याकांड से संबंध नहीं है? प्यारेलाल हत्याकांड आपने पढ़ा होगा, इससे संबंधित कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो 26 में अगर बात करें तो मोहनलाल जालोरी का इससे कोई संबंध नहीं है। बाकी रामकरण है, केसरी सिंह बारट है, सोमदत्त लहरी है, ये तीनों के तीनों प्यारेलाल हत्याकांड से संबंधित हैं। नेक्स्ट है कि मत्स्य संघ के अंतर्गत निम्न में से कौन सी देशी राज्य सम्मिलित किए गए थे? मत्स्य संघ।
तो मत्स्य संघ की अगर बात करें तो मत्स्य संघ में अलवर था, भरतपुर था, करौली था, धौलपुर था। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली ये शामिल किए गए थे मत्स्य संघ के अंदर। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वीरबाला कालीबाई किस घटना में शहीद हुई? 1947 में कालीबाई किस घटना में शहीद हुई? तो कालीबाई की अगर बात करें तो ये किस घटना से संबंधित है? उस घटना का नाम आता है रास्तापाल कांड। कौन सा कांड है? रास्तापाल कांड है। इस घटना में कालीबाई है वो अपने अध्यापक को बचाते हुए शहीद हो गई थी। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी। नेक्स्ट है गरीबदास जी, संतदास जी, जगन्नाथ जी, माधवदास जी आदि संतों का संबंध किस संप्रदाय से है? किस संप्रदाय से संबंधित हैं ये? तो ये सब के सब दादू संप्रदाय से संबंधित, दादू पंथ से संबंधित है। किससे संबंधित है? दादू पंथ से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल आंसर हो जाए। आगे बढ़िए। नेक्स्ट आपके सामने है कि निम्नलिखित घटनाओं पर आपको विचार करना है और आपको एक सही कालानुक्रम बताना है 30वें प्रश्न में। तो सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई? मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड। उसके बाद में आता है आपके निमोचना हत्याकांड 2 नंबर पे। 3 नंबर पे अगर बात करें तो 3 नंबर पे आता है चंडावल हत्याकांड और 4 पे आता है डावड़ा हत्याकांड। ठीक है, तो सबसे पहले फोर्थ, सेकंड, थर्ड और फर्स्ट। फोर्थ, सेकंड, थर्ड और फर्स्ट। तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा 30वें प्रश्न में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। शिला देवी मंदिर निम्नलिखित में से किस किले में अवस्थित है? शिला देवी। तो शिला देवी का मंदिर आपके आमेर में स्थित है। शिला देवी का मंदिर किस में है? आमेर में स्थित है। मेहरानगढ़ कौन से? मेहरानगढ़ जोधपुर का किला है और अचलगढ़ और कुंभलगढ़ का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आमेर ये कछवा राजवंश से संबंधित है। आमेर का दुर्ग, यहाँ पर शिला देवी का मंदिर स्थित है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी। नेक्स्ट है कि बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? तो बसंती है, मचान दुर्ग है, इन सभी दुर्गों का आपके अचलगढ़, कुंभलगढ़, कुंभा के द्वारा निर्माण करवाया गया था। तो 32 में आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि सीताराम, मदन सिंह और नानक राम चित्रकार किस चित्र शैली से संबंधित है? सीताराम, मदन सिंह और नानक राम, इनका संबंध किस चित्र शैली से है? तो इनका संबंध है किशनगढ़ चित्रशैली से। हर बार यही ज्यादा पूछी जा रही है, किशनगढ़ चित्रशैली। पिछली बार नागरीदास पूछा गया था, पिछला पेपर सॉल्यूशन अपन ने किया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा देख लीजिए। और यहाँ पर सीताराम, मदन सिंह और नानक राम दे के पूछ लिया, किशनगढ़ आंसर है। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। जिला जिसमें भरथरी मेला आयोजित किया जाता है, यानी कि भरथरी का मेला है वो किस जिले में आयोजित किया जाता है, ये आपको बताना है। तो भरथरी का संबंध किस जिले से है? अलवर। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अलवर जिले में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट आपके सामने है कि किस स्थान पर बोहरा समुदाय का प्रमुख उर्स लगता है? बोहरा। तो यहां पर देखिए अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह पर यहां पर पंजाब शाह का उर्स लगता है, पंजाब शाह पीर का। फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर बोहरा संप्रदाय पर नहीं लगता ये भी। और गलियाकोट डूंगरपुर बाबा फखरुद्दीन की दरगाह पर, ये बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर आपके बोहरा समुदाय का प्रमुख उर्स लगता है। दिल्ली में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह बिल्कुल नहीं। तो थर्ड ऑप्शन आपका गलियाकोट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पाबू जी का अवतार
पाबू जी को किसका अवतार माना जाता है? तो ये आपको ध्यान में रखना है। पाबू जी का जो पाबू जी है उनको लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित संगीत ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ राणा कुंभा कृत है? तो यहां पर साथियों संगीत राज है, संगीत मीमांसा है, सूड प्रबंध, कला निधि। तो यहां पर अगर बात करें 37वें में, तो 37वें में आपके जो बिल्कुल करेक्ट होगा वो होगा संगीत राज और संगीत मीमांसा। ये दो है वो कुंभा के द्वारा रचित हैं। ए और बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37वें में फर्स्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपसे पूछा जा रहा है कौन सा नहीं है। ये देखो पहले भी ये प्रश्न पूछा गया है सेकंड ग्रेड में। हाला झालारी कुंडलियां, दूसरा है गुण भाषा, महादेव पार्वती रिवेला, राव जेत सिरो छंद। तो राव जेत सिरो छंद तो बिल्कुल ये सुमेलित है, कोई दिक्कत नहीं है, राव जेत सिरो छंद में सुमेलित है। महादेव पार्वती रिवेला ये शिवदास गार्डन की नहीं है, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल गलत है। और गुणबास हेम कवि की है। हाला जालारी कुंडलियां ईसरदास बारठ की है। तो थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी सभी सही सुमेलित है। नेक्स्ट है मादलिया कहां पर पहना जाता है? तो मादलिया अगर बात करें तो ये आपके गले में पहना जाता है। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पिछली बार सिर का आभूषण पूछा गया था जो था मेमद। पिछला जो पेपर सॉल्यूशन अपन ने किया है इससे पहले वाली सेकंड ग्रेड की भर्ती में मेमद पूछा गया था जो कि सिर पर पहना जाता है। भुजाओं पर भुजबंद या बाजूबंद पहने जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। कलाई पर अकॉर्डिंग ऑप्शन चुकड़ियाँ वगैरह इस प्रकार के बहुत सारे आभूषण आ सकते हैं। बंगड़ी है, ऊंची है, ये कलाई पर पहने जाते हैं। चूड़ियाँ भी कलाई पर पहनी जाती हैं। नेक्स्ट है कजरी तीज, जिसे सातुड़ी तीज कहते हैं, किस माह में मनाई जाती है? कजरी तीज या सातुड़ी तीज आपके भादों माह में मनाई जाती है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे छोटी तीज पूछे तो वो श्रावण या सावन हो जाएगा, छोटी तीज। ठीक है, हरियाली तीज आपसे पूछे तो सब सावन हो जाएगा उसमें। नेक्स्ट है कि पंचायतों के लिए गठित राजस्थान राज्य वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? वित्त आयोग तो इंग्लिश में इसको कहते हैं 243I। ठीक है, हिंदी में अगर बात करें तो हिंदी में इसका आंसर हो जाएगा 243J। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो देखो इधर इंग्लिश वाला आपको दिख रहा होगा वह बराबर, इसमें देखो 243I लिखा है फर्स्ट ऑप्शन में। तो इस प्रकार इंग्लिश में याद रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इंग्लिश में पेपर तो आना ही है। नेक्स्ट है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित किया जा सकता है। कि कौन निलंबित कर सकता है आरपीएससी के अध्यक्ष को? तो आरपीएससी का अध्यक्ष है वो केवल और केवल एक ही व्यक्ति निलंबित कर सकता है और वो है राज्यपाल, संबंधित राज्य यानी कि राजस्थान का राज्यपाल। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारत के संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम राजस्थान के मंत्रिपरिषद के आकार को परिसीमित करता है? तो इसको कहते हैं 91वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। इसके द्वारा है वो मंत्रिपरिषद के आकार को परिसीमित किया गया है हर जगह। 91वें संविधान संशोधन के द्वारा सीमित कर दिया गया। नेक्स्ट है कि राजस्थान के राज्यपाल में कौन सी शक्ति निहित नहीं है? विधानसभा को आहूत करने की, स्थगित करने की, विघटित और सत्रावसान। तो यहां पर अगर बात करें तो राज्यपाल है वो विधानसभा को स्थगित नहीं कर सकता है। राज्यपाल है वो विधानसभा को स्थगित नहीं कर सकता है, उसको आहूत कर सकता है, अवसान कर सकता है, विघटन कर सकता है,
लेकिन स्थगित नहीं कर सकता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव, प्रथम मुख्य सचिव की बात करें तो कौन थे, ये आपको बताना है। तो ये थे के राधाकृष्ण। कौन थे? के राधाकृष्ण। आपके लिए प्रश्न है कि राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? आपके लिए ये प्रश्न, वर्तमान मुख्य सचिव कौन है, बताइए जरा। नेक्स्ट आपके सामने राजस्थान राज्य सचिवालय में स्थित विभाग कहलाते हैं कार्यकारी, प्रशासनिक प्रभाग या निदेशालय। जो राज्य के सचिवालय में स्थित विभाग हैं उनको किस नाम से जाना जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इनको कहा जाता है प्रशासनिक विभाग। किस नाम से जाना जाता है? प्रशासनिक विभाग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आपके सामने है राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन आपको बताना है। आपको क्या बताना? सही कथन बताना है। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक कि वे 6 वर्ष का कार्यकाल अथवा 60 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेते। अगला कथन है कि इसका गठन 1 अगस्त 1949 को हुआ था। तीसरा, आयोग का सदस्य बनने के लिए कोई योग्यता निर्धारित नहीं है, सिवाय उसके आधे सदस्य केंद्र और राज्य सरकार के अधीन 10 वर्ष तक पदासीन रहे हो। डॉक्टर M.S.C. त्रिपाठी आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। S.C. त्रिपाठी। तो 47 में आपको सही कथन चुनना है। तो एकमात्र सही कथन है और वो है सी। ठीक है, आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है कि पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम पैसा 1996 के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। इनके कथनों पर पैसा एक्ट 1996 की बात करें, कौन सा एक्ट है? पैसा एक्ट 1996। इसके अनुसार ये राजस्थान सहित भारत के 10 राज्यों में लागू है। अधिनियम का एक उद्देश्य जनजातियों को संरक्षण करना, बिल्कुल ठीक है। राज्य विधानमंडल अनुसूचित पंचायती 6ठी अनुसूची नहीं, यहाँ पर 5वीं अनुसूची और यहाँ पर है। अधिनियम के अंतर्गत ग्राम सभा का आयोजन परीक्षा अधिकृत नहीं है, तो ये अधिकृत है। तो यहाँ पर देखो, ये 6ठी अनुसूची ठीक है, यहाँ पर ABC बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर डी नहीं होगा, डी नहीं आएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि नवीन प्रोटोकॉल के अंतर्गत अब राजस्थान राज्यपाल को निम्नलिखित अभिवादन से संबोधित किया जाएगा। ऑनरेबल अंग्रेजी में तथा माननीय राज्यपाल अथवा राज्यपाल महोदय हिंदी में। तो 49 में अगर बात करें तो 49 में यही सही है जो फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है। ऑनरेबल उनको कहा जाएगा अंग्रेजी में, हिंदी में माननीय राज्यपाल या राज्यपाल महोदय कहा जा सकता है। नेक्स्ट है 50वां प्रश्न आपके सामने कि मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त होने वाले अधिकारी का निम्न द्वारा चयन किया जाता है। कौन नियुक्त करता है इनको? चयन कौन करता है? तो इनका चयन करता है मुख्यमंत्री। मुख्य सचिव पर चयन कौन करता है? मुख्यमंत्री चयन करता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शहर ने भारत में पहली बार विश्व सामाजिक मंच WSF की बैठक की मेजबानी की है? तो WSF की बैठक की मेजबानी किसने की है? तो ये की है मुंबई ने। 51 में फर्स्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कौन सी एक भारतीय शासन अधिनियम 1919 की विशेषता नहीं है? तो 1919 में आपकी अगर बात करें तो केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका, तो ये तो थी। प्रत्यक्ष निर्वाचन, केंद्र में द्वैध शासन, इसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन लाया गया था। इसमें प्रांतों में, केंद्र में नहीं था, तो ये आपका गलत हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों की विधान निर्माण की शक्ति, बाकी सब ठीक है, लेकिन केंद्र में द्वैध शासन 1935 से आया था, 1919 से
प्रांतों में द्वैध शासन आया था। नेक्स्ट है कि भारत संघ के साथ जम्मू एवं कश्मीर राज्य का विलय पत्र पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो ये हस्ताक्षर हुए थे 26 अक्टूबर 1947 को। जब क्या हुआ था? भारत संघ के साथ जम्मू एवं कश्मीर राज्य पर विलय पत्र पर हस्ताक्षर हुए थे 26 अक्टूबर 1947 को। नेक्स्ट है कि कौन सी संस्थाओं का प्रधानमंत्री प्रधान होता है? नीति आयोग का तो होता ही होता है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग नहीं होता, विद्या आयोग भी नहीं होता, वित्त आयोग का भी नहीं होता। तो बिल्कुल एक ही ऑप्शन बचा है बी। तो केवल बी किसमें है? थर्ड ऑप्शन में है। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 54। 55वां प्रश्न है कि कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का सबसे बाद में बनने वाला सदस्य है? सार्क का बाद में बनने वाला सदस्य कौन सा है? तो वो है अफगानिस्तान। कौन सा हो जाएगा? अफगानिस्तान। तो ये संगठन भी आपको पढ़ने हैं। राजस्थान की वर्तमान विधानसभा में 1 जनवरी 2017 को कितनी महिलाएं विधायक है? तो आपको वर्तमान में कितनी महिला विधायक है ये पता होना चाहिए। 2017 में कितनी थी? तो उस समय 27 थी। कितनी थी? 27। नेक्स्ट है कि राजस्थान सरकार द्वारा ई धरती कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है जिसका संबंध है समस्त गांवों के राजस्व मानचित्रों के डिजिटलीकरण से, राज्य की सभी तहसीलों के डिजिटलीकरण से, महिला सुरक्षा इसमें कोई मतलब नहीं है, गूगल मैप की भांति पथ प्रदर्शक का भी मतलब नहीं है। 57 में आपका बिल्कुल करेक्ट होगा फर्स्ट आंसर। ये तहसीलों का डिजिटलीकरण भी नहीं होगा, इसमें गांवों का डिजिटलीकरण है, मानचित्रों को। अब है किशोरी शक्ति योजना। किससे संबंधित है किशोरी शक्ति? तो किशोरी शक्ति की अगर बात करें तो ये किशोर बालिकाओं की पौष्टिकता और स्वास्थ्य स्तर की अभिवृद्धि से संबंधित है। तो वर्तमान में ऐसी कौन सी योजनाएं चल रही हैं? जैसे आईएम शक्ति उड़ान है, जॉब टू वर्क योजना है, ऐसी बैक टू वर्क जॉब योजना है, बहुत सारी योजनाएं ऐसी चल रही हैं। तो वो आपको देखकर चलना है, प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत की तीनों सेनाओं के 7 कमानों के कमांडरों का 33वां सम्मेलन जुलाई 2016 में कहां आयोजित किया गया? तो ये जोधपुर में आयोजित हुआ था, 2016 की बात है। वर्तमान में ऐसा कोई इवेंट है तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान सरकार द्वारा नवंबर 2016 में ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट का आयोजन, जैसे अभी ये हो रहा है डिजी फेस्ट वगैरह हो रहे हैं, तो वो आपको ध्यान में रखने हैं। डिजी फेस्ट है, इन्वेस्ट समिट है, ये सारी समिट है वो ध्यान में रखनी है। तो ये 2016 में इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये जयपुर में आयोजित हुई थी। राजस्थान में सर्वप्रथम आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने वाली बाड़मेर जिले की ग्राम पंचायत कौन सी है? तो कौन सी ग्राम पंचायत है? तो वो ग्राम पंचायत है आपके गंगाड़ा। कौन सी है? गंगाड़ा ग्राम पंचायत है। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य खेल है आपके बास्केटबॉल। कौन सा है? बास्केटबॉल है, ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय जूनियर ओपन स्क्वॉश प्रतियोगिता 2016 का आयोजन स्थल। तो यहां पर ये जयपुर में आयोजित हुई थी। तो ये करंट से संबंधित प्रश्न है सारे के सारे। बर्लिन जर्मनी में आयोजित वर्ल्ड रेलवे टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2016 की विजेता भारतीय टीम के सदस्य कौन है? तो इसके सदस्य आपके पंकज विश्वकर्मा, अजमेर। और नेक्स्ट है कि 2016 के पैरा ओलंपिक के दौरान देवेंद्र झाझड़िया ने किस खेल में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो देवेंद्र झाझड़िया का संबंध किससे है ये आपको पता होना चाहिए। तो देवेंद्र झाझड़िया का संबंध है जेवेलियन थ्रो यानी कि भाला फेंक से, जिसका संबंध नीरज चोपड़ा से है। सेम टू सेम है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखना इसका भी। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान 2014-15 में तिलहन की पैदावार कितनी हुई थी?
तो इसके लिए आपको वर्तमान जो लेटेस्ट आर्थिक समीक्षा है वो पढ़नी पड़ेगी। उसमें ये आंकड़े दिए हुए हैं। तिलहन की पैदावार कितनी हुई, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये 2014-15 से संबंधित है, तो इस पे ज़्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। स्थापना कब हुई इसकी, तो इसकी स्थापना हुई 12 जुलाई 1982 को। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण स्थित है। वर्षा सिंचित क्षेत्र अथॉरिटी कहां पर स्थित है, ये आपको बताना। तो ये दिल्ली में स्थित है। राजस्थान में वर्ष 2014-15 में दुग्ध उत्पादन कितना हुआ, तो इसके लिए भी आपको आर्थिक समीक्षा ही पढ़नी है और इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। ठीक है, क्योंकि आंकड़े पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये तो पुराना है। 2011 के जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता दर कितनी थी, तो ये आपको पढ़नी ही पड़ेगी और इसमें बिल्कुल हो जाएगा 66.1% साक्षरता दर थी। पहले भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है सेकंड ग्रेड में, दोबारा रिपीट हुआ है। तो ये जो फर्स्ट वीडियो मेरा है इस सेकंड ग्रेड पे प्रीवियस पेपर का, तो उसमें ये आपको डिटेल से मिल जाएगा। नेक्स्ट है कि किस मनोवैज्ञानिक ने समोआ के द्वीप पर अनुदैर्घ्य अध्ययन किए थे। समोआ द्वीप पर किसने अध्ययन किया था, ये आपको बताना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये मार्गरेट मीड ने किया था। 71 में हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, मार्गरेट मीड समोआ द्वीप पर अध्ययन किया था। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर उसके चेतना का त्याग किया और अब व्यवहार विधि को स्वीकार करता है। ये कथन किसने कहा था, तो ये कथन कहा था वुडवर्थ ने। किसने कहा था, वुडवर्थ ने कहा था। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। वुडवर्थ ने कहा था कि मनोविज्ञान ने पहले तो अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर उसने अपने मन का त्याग किया, फिर उसने चेतना का त्याग किया और वर्तमान में वो व्यवहार के रूप में स्वीकार है। नेक्स्ट है कि अंतर्दृष्टि या सूझ के द्वारा सीखना किसने दिया, तो अंतर्दृष्टि और सूझ के द्वारा सीखना दिया था कोहलर ने। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक को महत्वपूर्ण मानते हैं, तो वाइगोत्स्की की बात करें तो ये मानते हैं सामाजिक कारक को सबसे महत्वपूर्ण। वाइगोत्स्की है वो सामाजिक कारण को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। नेक्स्ट है कि जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने में कोई प्रभाव नहीं डालता है तो वो कहलाता है अधिगम का शून्य स्थानांतरण। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा 75 में। नेक्स्ट है स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम सिद्धांत है। स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो स्किनर ने दिया था क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन। नेक्स्ट है मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है। विकास रेखीय होता है, विकास पूर्वानुमेय होता है, विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है, ये तो सही है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, तो यहां पर अगर बात करें तो ये भी सही है। विकास पूर्वानुमेय होता है, ये भी ठीक है। विकास रेखीय नहीं होता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा 77 में। 78 में देखिए, जब एक ही विषय के विकास का अध्ययन अधिक समयावधि तक किया जाता है तो उस अध्ययन को कहते हैं, उसको कहते हैं क्या, अनुदैर्घ्य अध्ययन। क्या कहते हैं, अनुदैर्घ्य अध्ययन कहा जाता है। 78 में डी ऑप्शन यानी कि लास्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समयावधि अधिक, एक ही विषय के विकास का अध्ययन अधिक समयावधि तक किया जाता है तो उसको अनुदैर्घ्य अध्ययन कहा जाता है। व्यक्तित्व का अंतर्मुखता और बहिर्मुखता के रूप में वर्गीकरण किसने किया। व्यक्तित्व है उसका अंतर्मुखी व्यक्तित्व, बहिर्मुखी व्यक्तित्व, इस प्रकार का वर्गीकरण किसने किया था, ये आपको बताना है। तो ये किया था युंग ने। किसने किया, युंग ने ये वर्गीकरण किया था। नेक्स्ट है कि कौन सा व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक है।
जैविक निर्धारक व्यक्तित्व पर्सनैलिटी को डिसाइड करता है। जैविक निर्धारक कौन सा है? आनुवंशिक प्रभाव, जन्म, कर्म, आकांक्षा स्तर, सामाजिक आर्थिक। तो बिल्कुल जैविक पूछा जाए तो वो आनुवंशिक प्रभाव हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि कौन सी रक्षात्मक युक्ति नहीं है? रक्षात्मक युक्ति नहीं है। तादात्मक, क्षतिपूर्ति, औचित्य स्थापन, साहचर्य। 81 में हो जाएगा डी। साहचर्य आपके किसी प्रकार की युक्ति नहीं है, ये तीनों की तीनों युक्तियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड के त्रिविम बुद्धि सिद्धांत की विषय वस्तु आयाम का घटक नहीं है? कौन सा नहीं है भाई? तो प्रणाली है वो इसका घटक नहीं है। प्रतीकात्मक है, शाब्दिक है, व्यवहारिक है। प्रणाली कोई घटक नहीं होता है। मानसिक आयु की अवधारणा को विकसित किया था। बहुत महत्वपूर्ण है। किसने किया था? बिने, साइमन बिने। बिल्कुल बिने, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित होती है? यानी कि कौन सा चिंतन उनमें पाया जाता है? तो बिल्कुल यहां पर अगर बात करें तो अपसारी चिंतन पाया जाता है। सृजनात्मकता के लिए विस्तारित चिंतन होना चाहिए, जो कि जिसको अपसारी चिंतन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है? संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है। तो उद्यमी सामर्थ्यता, आत्म अभिप्रेरणा, प्रानुभूति, संबंधों को संचालित करना। तो उद्यम सामर्थ्यता है, ये संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है। 85 में ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 86 में देखिए कि उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? उपलब्धि अभिप्रेरणा। उपलब्धि अभिप्रेरणा की बात करें तो इसका सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया? तो बिल्कुल मैकलीलैंड ने दिया था। किसने दिया था? मैकलीलैंड। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत मैकलीलैंड ने दिया था। नेक्स्ट है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या है? ये पठन से संबंधित विकार है। क्या है? पठन से संबंधित विकार है। 87 में आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, पठन से संबंधित विकार। बाल अपराध का कारण नहीं है। पिछली बार भी यही प्रश्न पूछा गया था, 2013 वाले में भी बाल अपराध का कारण नहीं है। तो शारीरिक दोष, गरीबी, असफलता, उचित घरेलू वातावरण। उचित घरेलू वातावरण मिलेगा तो आपको बाल अपराध नहीं होगा। तो ये फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शारीरिक दोष भी बाल अपराध को जन्म देता है, गरीबी भी देती है और असफलता भी बाल अपराध को जन्म देती है। नेक्स्ट है कि कुडर परीक्षण किसके मापन के लिए किया जाता है? कुडर। तो कुडर किया जाता है अभिरुचि के मापन के लिए। किसके? अभिरुचि के मापन के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं? सृजनात्मकता का तत्व कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो स्मृतिकरण, जिसको कहते हैं मेमोराइजिंग, मेमोराइजिंग है वो सृजनात्मकता का तत्व नहीं है। तो ये आपके साइकोलॉजी के 20 प्रश्न कंप्लीट हुए। अब वर्ल्ड जियोग्राफी आ रही है आपके सामने। जिस महासागर या सागर से 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है, 0 डिग्री देशांतर रेखा पूछा जा रहा है, अक्षांश रेखा नहीं है ये, 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो ये है अटलांटिक। अटलांटिक महासागर से 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है। यस, ये 0 डिग्री देशांतर, ये 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा, जिसको कहते हैं भूमध्य रेखा। अटलांटिक महासागर से 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है। नेक्स्ट है कि दक्षिणी चीन सागर किस महासागर का सीमांत सागर है? दक्षिणी चीन सागर। तो किसका सीमांत सागर है ये? तो ये है दक्षिणी चीन सागर है उत्तरी प्रशांत महासागर। उत्तरी प्रशांत महासागर का सीमांत सागर है।
93rd कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप की नहीं है? आल्प्स, पिरेनीज, कार्पेथियन, एटलस। तो कौन सी है वो यूरोप की नहीं है? तो एटलस है वो यूरोप की पर्वत श्रृंखला नहीं है। उत्तर पश्चिम से चलने वाली स्थायी पवनें है उत्तर पश्चिम, ये है उत्तर पश्चिम। यहां से चलने वाली स्थायी पवनें नहीं है, पवनें है। तो स्थायी पवनें दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनें कहलाती हैं। ओजोन परत के नष्ट होने का मुख्य कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। 96 में देखिए, भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार है। उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है भारत का? उत्तर दक्षिण पूछा जा रहा है। तो 96 में आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, 3214। 3214 यानी कि 3214 किलोमीटर है। उत्तर दक्षिण क्रम है 3214। पी कोटेश्वरम ने आधुनिक सिद्धांतों में से एक दिया, जो है पी कोटेश्वरम। तो पी कोटेश्वरम ने कौन सा सिद्धांत दिया, ये आपको बताना है। तो मानसून की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था पी कोटेश्वरम ने। सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? देखो, ये दक्षिण की गंगा लिखा है यहां पर। तो दक्षिण की गंगा कहा जाता है गोदावरी को। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है? तो ये हो जाएगा आपके बांग्लादेश। कौन हो जाएगा? बांग्लादेश। और आज का अंतिम प्रश्न है कि किन राज्यों में समूह में भूस्खलन की घटना सामान्य है? कौन सा समूह है जहां पर भूस्खलन ज्यादा होता है? तो यहां पर तो बिल्कुल कोई चांस ज्यादा नहीं है। जम्मू कश्मीर में होता है, हिमाचल में भी होता है, उत्तराखंड में भी होता है, पंजाब हरियाणा में इनमें नहीं होता है। तो सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आपकी आने वाली एग्जाम के लिए मेरी ऑफर से बेस्ट ऑफ लक। और अगर आपने इस क्लास को कम्प्लीटली देखा है और आपको कुछ नया सीखने को मिला है, ये अंदाज़ा लगा है कि किस प्रकार के पेपर आते हैं, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, पैटर्न सीखने को आपको मिला, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी प्रकार के वीडियोस और सभी पेपर का सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। टेलीग्राम पर इन पेपर्स की PDF मिल जाएगी, लिंक आपके सामने है और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो वहाँ पर आप टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत रहेगा। बाकी की बातें करते हैं नेक्स्ट में। कोई सुझाव या सूचना कुछ हो, बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी की बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।